अस्सलाम वालेकुम क्लास। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 9 लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 एज वेल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आई एम योर टीचर फ़हीम सईद। बेटा हम लोगों ने लास्ट टॉपिक के अंदर ऑल इंपॉर्टेंट आर्शिमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों से एक दो क्वेश्चन जो है वो पूछे थे। आई एम होपफुल आप लोगों ने उनके आंसर जरूर सर्च किए होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था कि जब बंदा मर जाता है तो वो पानी उसको क्यों बाहर फेंक देता है, तो उसकी वजह यह है कि बंदे का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी कम हो जाती है, सो बंदा फ्लोट करना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आप लोगों से पूछी थी कि बड़े बड़े बैरी बेड़े जिनके ऊपर हजारों सैकड़ों जहाज सैकड़ों बंदे ऊपर पता नहीं क्या क्या उनमें होता है, वो नहीं डूबते और एक छोटी सी सुई डूब जाती है पानी के अंदर। तो उसका जवाब भी आर्शिमिडीज देता है। वो ये कहता है कि बयान्ट फोर्स का सारा चक्कर है, ठीक है। बयान्ट फोर्स कितनी लगती है, आप जितना अपने नीचे से लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं, आप सपोज करें हम लोग एक सुई नीडल पानी में फेंकते हैं तो वो अपने नीचे से कितना सारा लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, ना होने के बराबर, ठीक है। तो उस पर बयान्ट फोर्स भी ना होने के बराबर लगती है, वो पानी में डूब जाती है, ठीक है। एक बड़ा बैरी बेड़ा, ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो बैरी बेड़ा पानी में खड़ा, सर्च करें इसको तो आप लोगों को नजर आएगा कि समुद्र में और कोई चीज फिर खड़ी नजर नहीं आती। इतना बड़ा बैरी बेड़ा होता है जिसके ऊपर 100 लड़का त्यारा खड़ा है, उसके ऊपर पूरा एयरपोर्ट एक तरह से बना हुआ है, अपनी एक अलग दुनिया होती है, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वो जितना बड़ा है वो उतना ज्यादा अपने नीचे से फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, जितना ज्यादा वो फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है उतनी ज्यादा उस पर बयान्ट फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो समुद्र की सरफेस पर आपको तैरता हुआ नजर आता है, ठीक है। नाउ हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा ये आखिरी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, इलास्टिसिटी, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। कोई भी सॉलिड हो ना, उस पर आप फोर्स लगाएं तो वो अपनी शेप को चेंज कर देता है। जैसे ही आप वो फोर्स रिमूव करें, अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। रबर बैंड होती है, रबर बैंड, ठीक है, उसको आप खींचें वो लंबी होती जाएगी, ठीक है, मगर जैसे ही आप छोड़ेंगे वो वापस अपनी जगह पर मुड़कर आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। स्टील, रबर और आयरन इसकी एग्जांपल है। दोज मटेरियल दैट डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिस्टॉर्टेड आर सेड टू बी इनइलास्टिक। जो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकते, आपने उनको एक दफा फोर्स लगाई, वो उन्होंने अपनी शेप को चेंज किया, ठीक है, अपनी डायमेंशन को चेंज किया, अपने साइज को चेंज किया, अब वो दोबारा मुड़कर फोर्स रिमूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ सकते। दिस इज कॉल्ड इनइलास्टिक। इसकी एग्जांपल प्लास्टिसाइन, क्ले, डग वगैरह है, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे थोड़ा सा, मोस्ट मटेरियल आर इलास्टिक अप टू अ सर्टेन लिमिट नोन एज इलास्टिक लिमिट। कुछ मटेरियल सर्टेन लिमिट तक इलास्टिक होते हैं, मतलब आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वो डिफॉर्मिंग फोर्स डी शेप होंगे, और जब आप ज्यादा फोर्स करते ही जाएंगे तो वो ज्यादा डी शेप नहीं होंगे, एक लिमिट होती है उनकी, उसके बाद वो ब्रेकअप होना शुरू हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। उस लिमिट को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल रबर बैंड की हम लोगों ने बात की, आप रबर बैंड को कितना कुछ खींचेंगे, जब आप हद से ज्यादा उसको खींच लेंगे तो वो टूट जाएगी। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट अ मटेरियल विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ब्रेक और परमानेंटली डिफॉर्म, ठीक है। दो फिर बातें होंगी, जब आप उसको हद से ज्यादा खींच लेंगे तो वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप पोजीशन पर वापस नहीं आ सकता, या तो वो ब्रेक हो जाएगा या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी का एक छोटा सा टॉपिक था। इसी से रिलेटेड हमारे पास हुक्स लॉ आ जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट। जो इलास्टिक लिमिट हम लोगों ने पढ़ी थी ना, ठीक है, कि हमारे पास इलास्टिक लिमिट क्या है, मोस्ट मटेरियल आर इलास्टिक अप टू सर्टेन लिमिट नोन एज इलास्टिक लिमिट, ठीक है। एक हद तक आप उनकी लेंथ विड्थ में इजाफा, उनकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। सो विद एन इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन आर कंप्रेशन, ठीक है, आप किसी भी चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी लंबाई में इजाफा कर सकते हैं या उसको कंप्रेस कर सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग की नॉर्मल साइज है जब उस पर कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट हो रही, फिर हम लोगों ने उस पर फोर्स लगाई तो उसकी लेंथ में इजाफा हो गया, ठीक
ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसकी लेंथ बिल्कुल कम भी हो चुकी है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान ये स्प्रिंग आप लोगों को कंप्रेस और एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा कंप्रेशन और एक्सटेंशन होगी, जितनी कम फोर्स होगी कंप्रेशन और एक्सटेंशन जो है वो उतनी ही कम होगी। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मीन कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कंप्रेशन या एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सटेंशन, जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा कंप्रेशन, ठीक है। सो दिस माइनस साइन शो दैट फोर्स इज डायरेक्टेड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू ईच अदर है। आप अगर फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं तो एक्सटेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स के टाइम, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर वायर। ये स्प्रिंग के लिए भी नहीं है बल्कि वायर्स के लिए भी काबिल इस्तेमाल है। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, ये जो साइन लगा हुआ है इस कांस्टेंट को खत्म करें, यहां पर आप लोग के की वैल्यू लगा लें, वेयर एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट, या इसको हम लोग समटाइम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, हैविंग यूनिट न्यूटन पर मीटर। सो K will be equal to FR divided by X। रिस्टोरिंग फोर्स न्यूटन्स में, X एक्सटेंशन है, लेंथ में इजाफा हो रहा है तो वो मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर रिस्टोरिंग हमारे पास K की यूनिट आ जाएगी। क्लियर हुई है बात? अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन दो टॉपिक आ जाते हैं। सपोज करें हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A है, स्ट्रेच बाय अ फोर्स F, उस पर हम लोगों ने कोई फोर्स लगाई, उसको खींचा, एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज X, ठीक है, उसमें लेंथ X उसकी इजाफा हुआ। सो स्ट्रेस जो है वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर होता है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस जो है वो न्यूटन पर मीटर या पास्कल होती है, ठीक है। हमारे पास कोई वायर थी, उसकी लेंथ L थी, एरिया A था, उस पर हम लोगों ने फोर्स लगाई F, तो उसमें एक्सटेंशन हुई X, ठीक है, तो उसकी लेंथ में थोड़ा बहुत इजाफा हो गया हमारे पास। यूनिट स्ट्रेस जो है वो न्यूटन पर मीटर या पास्कल होती है। दूसरी चीज आ जाती है स्ट्रेन, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ। आपकी ओरिजिनल लेंथ L थी, आप लोगों ने उसमें एक्सटेंशन कर ली, वो लेंथ किलोमीटर में तो ज्यादा नहीं होगी, सेंटीमीटर में ज्यादा हो जाएगी, 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एल, स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब ये देखें एक्सटेंशन भी मीटर्स में है, लेंथ भी मीटर्स में होगी, तो स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ टू लेंथ्स, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। स्ट्रेस की यूनिट है पास्कल, स्ट्रेन की कोई यूनिट आप लोगों के पास एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब आप लोग आगे चलें, इसी से हमारे पास यंग मॉडुलस आ जाता है। ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इनके दरमियान हमें एक रिलेशनशिप दिया जाता है जिसको यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर इज, स्ट्रेन प्रोड्यूस क्या हुआ, उसकी लेंथ में इजाफा कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि हम लोगों ने उस पर प्रेशर लगाया है, फोर्स लगाई है यूनिट एरिया पर, जिसकी वजह से उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर अंदर। Within limit, ratio is constant, whose value depend on the material of the wire, ठीक है। Within limit, वो जो लिमिट हम लोगों ने पढ़ी थी ना इलास्टिक लिमिट, उसके अंदर रह रहकर ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये हमारे पास मटेरियल के, वायर के मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, या जिस चीज को आप लोग एक्सटेंड कर रहे हैं उसके मटेरियल पर डिपेंड कर रही है। तो इस चीज को हम लोग जो है वो यंग मॉडुलस का नाम देते हैं। सो अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप जितना स्ट्रेस डालेंगे, जितनी फोर्स लगाएंगे, उतना ज्यादा लेंथ में इजाफा होगा, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया तो यहां पर हम लोगों ने y लगा दिया, ठीक है, y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके इक्वल लगाया और साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी y लगा दिया, y इनटू स्ट्रेन, वेयर y is called constant of proportionality and it is known as Young's modulus, it is known as Young's modulus। अब हम लोग देखें तो y is equal to stress divided by strain, ये strain इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है, स्ट्रेन जो है वो x डिवाइडेड बाई l है,
या फिर आप लोग इसको लिख लें कि y इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई l, f मल्टीप्लाई बाई l और डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा, सो f मल्टीप्लाई बाई l हो जाएगा, और ये f डिवाइडेड बाई a है तो ये डिनोमिनेटर में a और x इकट्ठे हो जाएंगे। सो f y इज इक्वल टू f इंटू l डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसकी यूनिट वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास इसकी यूनिट भी जो है वो पास्कल ही बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? पास्कल, क्योंकि लेंथ इंटू एक्स की एल इंटू एक्स की यूनिट मीटर इंटू मीटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, और आप लोगों के पास फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो पास्कल हो जाती है हमारे पास। क्लियर हुई है बात? अब आगे चलें तो हमारे पास आखिरी टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, आप एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन को लें, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को लें, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचें तो वो उसके पास हमारे पास क्या हो जाती है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगी। ठीक है, पॉइंट बी से इधर इधर इस तरफ, पॉइंट बी से इस तरफ, ये हमारे पास इलास्टिक रीजन कहलवाता है। इस पॉइंट के बाहर हमारे पास इन इलास्टिक रीजन या प्लास्टिक रीजन कहलवाता है। ठीक है, इस पॉइंट बी से इधर इधर रीजन सारा एक्स और वाई एक्सिस में प्लास्टिक रीजन, इससे इधर इलास्टिक रीजन। ठीक है, यहां तक जो डिफॉर्मेशन होगी वो ओरिजिनल शेप को वापस आ जाएगी। पॉइंट बी से आगे जो कुछ भी होगा वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। इसको हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं, बी से सी को, और सी से डी को हम लोग नेकिंग कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें ये एलोंगेशन परसेंटेज है कि कितना स्ट्रेस डाला हम लोगों ने तो उसकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ। ठीक है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान कर्व हमारे पास आ रही है। ठीक है, ए पॉइंट यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है और डी यहां पर है। पॉइंट ए को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं, पॉइंट बी जो है या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट ए को कहते हैं, पॉइंट बी जो है वो हमारे पास इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ कहलवाती है, पॉइंट सी जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेस कहलवाता है, और पॉइंट डी ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट भी हमारे पास कहलवाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई वायर हो, उसको जब हम लोग खींचते हैं तो हुक्स लॉ इज ओबेड। पॉइंट ओ से, ये पॉइंट ओ है, यहां से यहां तक हुक्स लॉ ओबे है। फोर्स जितनी ज्यादा करेंगे एक्सटेंशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, पॉइंट ए तक। पॉइंट बी पर इलास्टिक लिमिट, द लिमिट अप टू विच मटेरियल शो इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास पॉइंट बी तक जाएगा कि यहां तक हम लोग मैक्सिमम इलास्टिक बिहेवियर को शो कर सकते हैं। पॉइंट सी मैक्सिमम स्ट्रेस वेयर वायर कैन स्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, यहां से आगे वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला गया है, यहां तक वो वापस आ सकता है, यहां से आगे वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, प्लास्टिक रीजन के अंदर चला गया है। ठीक है, अब ये अपनी जो फोर्स आप लोगों ने लगाई हुई है उसको बर्दाश्त करेगा विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक नहीं होगा। और पॉइंट डी है हमारे पास वेयर मटेरियल ब्रेक, आप लोगों ने इतनी फोर्स उस पर एक्सर्ट कर दी है प्लास्टिक रीजन के अंदर कि अब वो मजीद उस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहां पर आकर वो फ्रैक्चर कर जाएगा, पॉइंट डी पर टूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।